अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है, मसाइल के हवाले से बात करते हैं, अवामी नौइयत के मामला ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं और ये सिलसिला जारी है। बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि अवामी मसाइल, एक आम आदमी के मसाइल, उनको उजागर किया जाए। और वैसे ये बात कहना कि तवज्जो दिलाना, मुतल्लिक़ा हुक्काम तक ये आपकी आवाज़ पहुंचाना, ये सब बड़ी बेईमानी सी बातें हो गई हैं। क्योंकि आपकी बात पहुंचाई जाती है और उन तक पहुंचती भी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मतलब उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि आप इतनी प्रोग्राम के अंदर बातें करते हैं, अथॉरिटीज़ को झंझोड़ने की कोशिश करते हैं, यकीनन उन तक बात पहुंचती भी है, लेकिन अमलन जो है वो कुछ नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या है? तो ना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों कि जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, जब इसकी बात की जाती है, यहाँ पर बहुत सारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, बेपनाह इदारे इसके लिए मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर शहरी इलाकों के मसाइल और बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात की जाए, जो कि आज प्रोग्राम में तफसीलन की जाएगी, तो मसाइल का एक अंबार है। अब गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या यहाँ पर पेश आया। एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके अंदर आग लगी और आग लगने के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, अब वसाइल क्योंकि ना होने के बराबर हैं इस शहर में। अथॉरिटीज़, जैसे मैंने कहा, दर्जनों अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बदकिस्मती से इस शहर को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। और तमाम जो तवज्जो है वो सिर्फ पैसे कमाने तक जो है वो मरकूज़ रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि उन सारे मामलात से आगाह भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन जानते बूझते, अब ये बात ना चाहते हुए कहना पड़ती है कि जानते बूझते इन मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो जनाब, ये मामलात हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि मसाइल को उजागर किया जाए। अब जैसे ये आग लगने का वाक़या, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले लातादाद ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिसके अंदर लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन मसाइल की कोई सुनवाई नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था कि वो आग लगने के बाद एक रस्म जो है वो पूरी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आए और उसके बाद उन्होंने कहा वाक़यात का जायज़ा लिया जाएगा, बिल्डिंग की इजाज़त कैसे दी गई, वो तमाम मामलात, अब उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। यानी कि करोड़ों रुपए नुकसान के बाद, उससे भी ज़्यादा इंसानी जानों के नुकसान के बाद, अब इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि इस इलाके में इस तरह का जो वो स्टोर बनाया गया। बहरहाल, तो एक छोटी सी बात है, तो इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि मसाइल को हल करने में किसकी कितनी दिलचस्पी है। और मैं थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। मैं तो इस सारे मामले की वजह जो समझता हूँ वो ये, क्योंकि नाअहल लोगों को अगर बिठा दिया जाएगा किसी ऐसी जगह पर या किसी अहम जिम्मेदारी के ऊपर, तो फिर नतीजा यही निकलेगा। तो दिलचस्पी की बात तो एक तरफ, वो तो चलें, अगर अहल होते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ मसला नाअहली का है। क्योंकि जो मामलात को नहीं समझता, चलाना नहीं जानता, तो यकीनन उसकी दिलचस्पी हो ही नहीं सकती। तो जनाब, ये सब कुछ हो रहा है इस शहर के साथ। तो आपके जो पैगामात हैं वो इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बेपनाह पैगामात मौसूल हुए सोशल मीडिया के ज़रिए। लोग चाहते हैं कि इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, और इस जैसे और न जाने कितने, क्योंकि ये तो मसाइल की एक आमाजगाह बन चुकी है शहर, इसके ऊपर कोशिश करते हैं कि आज फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमने मदऊ कर रखे हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान को पहले खुश आमदीद कहूँगा। सईद रोशन अली हमारे मौजूद मेहमान हैं, यूनिवर्सल एस्टेट डेवलपर के CEO हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मसाइल के हवाले से आज उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। रोशन साहब को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पिछली नशस्त में बड़ी तफसील से आपने नौजवानों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, बड़ा उसको सराहा भी गया, बहुत सारे पैगामात भी मौसूल हुए। लेकिन आज थोड़ा सा उस मौजू से हट के मैं आपसे चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए। मसाइल के हवाले से हमेशा ही बात होती है। मैं और आप हमेशा कहते हैं इसी शहर में रहते हैं, इन मामलात को देखते आए हैं और इन मसाइल का शिकार रहे हैं। अब जैसे मैंने अभी इब्तिदा में तस्करा किया कि ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले लातादाद वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि जब कोई सानिया पेश आ जाता है, उसके बाद ही फिर मामलात समझ में आते हैं। इसको क्या समझा जाए आपके ख्याल में? मैं चाहूँगा ज़रा इसकी तशरीह फरमा दीजिए कि क्या ये हमारी नाहली है, ये बदकिस्मती है, किस्मत के ऊपर सारा मामला डाल दिया जाए, ये क्या इसके अलावा कोई वजह है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप जो है वो लबकुशाई कीजिए,
इसके ऊपर ज़रा बात की जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने इनवाइट किया, आप इनवाइट करते हो और मुझे भी खुशी होती है कि आपके प्रोग्राम में आके अपने दिल की बातें करते हैं, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान की बात जी करते हैं, जी अपने सारे 20-22 करोड़ आवाम की भी बातें करते हैं। जी। तो जैसे भी आपने एक बात की कि जब ये वाक़या हो जाता है उसके बाद फिर इनको ख्याल आता है, मेरा ख्याल है उसके बाद भी इनको ख्याल नहीं नहीं आता। आता, ये आपने अब सही कहा बिल्कुल कि उसके बाद भी ख्याल नहीं आता ये है। सिर्फ मैं बिल्कुल करेक्शन सही, करता जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो ये कोई पहली मरतबा इंसिडेंट नहीं हुआ कि इनको ख्याल आ गया और ये सब लोग को सर जोड़ के बैठ जाएंगे। ये तो रूटीन में जैसे काम चल रहे थे, जिसके घर के बच्चे जाने थे वो चले गए, हाय हाय, वो मसला नहीं है, वो तो हो गया हो गया मतलब हो ये अब उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो गई गया। है। जी जी। और मेरा ख्याल में वसाइल का भी मसला नहीं है, मसाइल बहुत हैं, वसाइल का मसला नहीं है कि वसाइल के लिए आपको फंड मिलते हैं वफाक से, बिल्कुल और सही। जिस मद में आपको फंड मिलते हैं वो पैसे वहाँ पर इस्तेमाल नहीं नहीं होते, होते हैं। ये आपको भी बिल्कुल पता ठीक है। है, बिल्कुल ठीक। तो अब अगर एक आप देखें ना, अभी आप अगर पाकिस्तान से निकल के किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ पर आप छोटी से छोटी भी अगर कोई दुकान भी बनाते हैं तो जी पहले उनका डिपार्टमेंट आके सेफ्टी चेक करता है कि इसमें सेफ्टी क्या है। बिल्कुल ठीक है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे, काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तो दुकान की बात हो गई, बिल्कुल फिर ठीक है। घर की बात हो गई, वो भी ऐसे ही है, फिर ऐसा ही उसका है। मॉल की बात हो गई, वो भी ऐसे ही। इसी तरीके से पूरा उनका जो मुल्क है ना उसकी भी सेफ्टी का ख्याल जी रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसका फंड मुस्तक किया जाता है और उस फंड को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उनके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत जो है ना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उसके लिए फ़ंड बाकायदा दिए जाते हैं और वो जी फ़ंड मेरे और आपके टैक्स के पैसों से दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बिल्कुल ऐसा ही उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, जब इंसिडेंट हो जाता है लोग को अपनी जानों की बाजी हार जाते हैं, लोग अपना पूरी ज़िंदगी भर का सरमाया वहाँ पे हार जाते हैं, मगर उसके बाद फिर सिर्फ किताबों में बातें रह जाती हैं, ऐसा ही। कोर्ट के धक्के भी वही खा रहा होता है जिसका नुकसान हो रहा होता है। तो अब मैं बात करना चाह रहा था बिलखुसूस कराची की ना। हम्म। देखें, कराची जो है वो शहर है हमारा कि जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान बिल्कुल को ठीक है। पालता है, और नाइंसाफ़ी सबसे ज़्यादा कराची के साथ होती है। ऐसा ही। तो कराची के साथ इंसाफ करें। यकीन माने ये वो कराची है जो ऐसा एक और पाकिस्तान पैदा कर सकता है अगर आप कराची को सही तवज्जो दें। सोतेले वाला सलूक नहीं करें, उसके साथ भी इंसाफ करें। तो उसके बाद आप देखें ये कराची अब आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए इस कराची को, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद भी पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती, किसी का फाइनेंशियल कोई इशू होता है, वो अपने कहीं से कर्जा लेके ट्रेन पकड़ के कराची आता है, यकीन माने कुछ अरसे के बाद उसके घर के हालात अपने गांव में, अपने शहर में सही हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। तो वो मतलब यहाँ वाले जो कराची को, क्योंकि हमारा अपना शहर नहीं है, सबका शहर है और सब उसको वेलकम करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, उनका हक है, ये उनका भी शहर है, उनका पाकिस्तानी है वो भी। और अच्छा, वो आते हैं, यकीन माने जो मासियाँ जिनको वहाँ पर अपने 5,000 की जॉब कोई नहीं देता, वो यहाँ आकर डिमांड करती हैं 25,000, 30,000, 50,000 लोग देते हैं। उसके बाद उनके बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। जब वो अपने शहर में जब दोबारा जाते हैं तो उसके बाद वो उनके बच्चों को लोग पहचानते नहीं कि ये वही है, क्योंकि वो माशाल्लाह यहाँ आकर अपना एक मुकाम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको जब ये शहर सबका ख्याल करता है तो इस शहर का भी ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। अब यही जो इंसिडेंट अगर इस्लामाबाद में हुआ होता तो आज यकीन माने कि सब लोग वहाँ सर जोड़ के बैठे हुए, बिल्कुल ऐसे ही दौड़े लग जाती हैं, दौड़े लग जाती हैं। पहली बात तो होता ही नहीं, अगर हो भी गया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर अभी फौरी तौर पे जो ना इंक्वायरी कमीशन बन जाता, कैसे हो गया। अब यकीन मानिए 2-4 दिन तो जब तक ये है, उसके बाद ये भूल जाएंगे लोग, 2-4 दिन के बाद ये भूल जाएंगे कि क्या हुआ था। तो कराची के ऊपर बहुत तवज्जो दें, और जितने हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं उनको कराची में समझता हूँ सब ख्याल करते हैं, मगर कुछ पॉलिटिकल हालात हमारे ऐसे हैं कि लोग अपनी जंग में लग गए, जिसकी वजह से लोगों ने शहरों को इग्नोर कर दिया है, उनकी जिम्मेदारियां कोई उठाना नहीं चाहता। तो उस वजह से ये हालात और मजीद ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बात बिल्कुल आपने वजह फरमाई कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। अब जैसे फायर फाइटिंग के हवाले से बात हो रही थी, आपकी तो यकीनन इल्म में होगा, मैं जायज़ा ले रहा था कि वो अभी जो पिछली गवर्नमेंट गई है, यहाँ से सदर वज़ीर आज़म वो सारे मुंतखब होकर गए, और मेरे ख़्याल में कोई आधा दर्जन के करीब कोई फायर बुझाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो उन्होंने यहाँ पे अतिया की, और उसके बाद उसके ऊपर खड़े होकर कितनी तस्वीरें बनवाई हैं,
वो सबके सामने। तो ये इसकी बदकिस्मती है शहर का कि आग बुझाने की गाड़ी भी अगर वफाकी हुकूमत देती है तो उसके ऊपर बैठ के जो है वो तस्वीरें खिंचवाते हैं और न जाने कितनी बातें उसके ऊपर कही जाती है। और सूबाई हुकूमत जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है उसने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। तो ये अब जब शहर का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये उसकी सूरत हाल है। अब ये तो एक मसला है जो अभी सामने आया है, इससे पहले ऐसे लातादाद वाक़यात हुए। अच्छा, अब एक नई बहस का आगाज़ हुआ, मैं ज़रा उसकी तरफ आना चाहूँगा। इमारतें तामीर हो रही हैं, बेहंगम एक निज़ाम है, आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अभी आपने फायर सेफ्टी की बात की है, यहाँ तो सिरे से कोई प्रोजेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर इस चीज़ का कोई नामो निशान मिलता हो कि फ़ायर सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, इन तमाम चीज़ों को जहन में रखा जाए। अब जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, जब ये बना था उस वक्त ही इसकी जगह के ऊपर बहुत सारे सवालात थे कि अगर खुदा ना करे इस किस्म का कोई वाक़या हो जाएगा तो इतनी कंजस्टेड जगह है वो कि वहाँ से पैदल चलना मुश्किल है। इतना बड़ा अगर डिपार्टमेंटल स्टोर होगा ना, उसकी पार्किंग है, तो ये सारी चीज़ें एनओसीज, ये इजाज़तनामे, ये कैसे मिलते हैं? ये तो ज़रा बताएं कि क्यों कर ये काम होता है। या सर, ये तो आपको भी पता है कि क्यों मिलते हैं। ये इजाज़तें भी मिल जाती हैं, बिल्डिंगें बन भी जाती हैं और लीज प्रॉपर्टी डिमोलिश भी हो जाती है जी। तो ये तो सब आपको पता है, उस पर हम बात भी कर चुके हैं। अब मजीद हम बात करेंगे तो उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। इससे बेहतर हम आगे मजीद को निशानदेही कर देते हैं कि अब जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो जब तक उनको एनओसी ना दें, जब तक आप उनको कंप्लीशन उस बिल्डिंग का ना करें, अप्रूवल ना दें, जब तक उसके अंदर सेफ्टी के तमाम चीज़ें मुहैया ना करें और फिर जाकर पहले चेक करें कि सेफ्टी इक्विपमेंट वहाँ पर हैं, सेफ्टी के रास्ते हैं, एग्जिट है वहाँ पे या नहीं है। नहीं, फायर एग्जिट का निशान ही नहीं है। ये है कि देखें ना, एक तो सिर्फ बिल्डर जो है वो पैसे कमाने के लिए वो छोटी सी छोटी जगह के ऊपर आपको एकोमोडेट करने की कोशिश करता है। उसमें ये होता है कि एक ही एंट्रेंस रखता है कि दुनिया में कहीं एक एंट्रेंस नहीं होती, एक एंट्रेंस होती है, एक एग्जिट होता है जी। हमें हर जगह पर, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही एंट्रेंस होती है, उसको सिर्फ 2 कमरे देने, एक लाउंज देना छोटा सा, एक किचन देना और बिल्कुल जो एंट्रेंस है उसके साथ ही किचन बनाना है। अब आप मुझे बताएं कि अगर जाने के बाद पीछे कमरों में लोग रह रहे हैं और आजकल आपको पता है कि सुई गैस आती ही नहीं है। अच्छा, लोगों की नाअहली ये है कि अगर सुई गैस खोली नहीं आ रही तो उन्होंने ऐसे ही खोल दिया, अच्छा जाके सो गए रात को। अब रात को गैस आ गई, अब वो गैस लीक होना शुरू हो गई। अब सुबह कोई साहब उठे, अपने उनको पता ही नहीं गैस आ गई थी, उन्होंने अपने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया और उसके बाद भड़ूम करके पूरे घर में आग लग गई। अब उनके पास एक आदमी सिगरेट पी रहा है, घर में आग लग गई, अब उनके पास रास्ता नहीं है जाने का, रास्ता वही है जहाँ पे जहाँ से दाखिल हुए हैं। बिल्कुल, या तो एग्जिट हो ना पीछे, चलो पे एक और रास्ता है कि वहां से बाहर निकल जाए, हर जगह ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें जो मुझे और आपको समझ आ रही हैं, ये जिनका ये काम है, जो ये तनख्वाहें लेते हैं, जिन्होंने ये काम पढ़ा हुआ है, तो ये तो उनका काम है कि वो इसके ऊपर नजरसानी करें। चले जो हो गया, बहुत डिजास्टर हो गया, आगे जो डिजास्टर होने वाला उससे बचा लें। जो बिल्डिंगें बन रही हैं अभी उनको रोक दें, पहले उनको बोले कुछ भी करके इसके अंदर एग्जिट दें। हर अपार्टमेंट को, घर को, मॉल को, हर चीज को एग्जिट का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद ये चीजें थोड़ी कंट्रोल हो जाएंगी। अब यहाँ पर सेवरेज की लाइन नहीं है, बिल्डिंग बन गई। पता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या, ये किस किस्म के हम लोग शहर में, सिर्फ पैसे कमाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है ना बस आप बिल्डिंग बनाए, पैसे कमाए। लोग तो ये देख रहे बिल्डिंग बन रही है, अब लोगों को ये नहीं पता कि इसके अंदर पानी की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, सुईगेज की लाइन है या बुनियादी सहूलतें इसमें मौजूद हैं या नहीं है। वो सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, उसके ऊपर बुकिंग कर रहे हैं। ऐसा ही है। फिर बेचारे सजा भी वही भुगत रहे होते हैं। और ये यही हो रहा है शहर के बीचों बीच, जहाँ और हम आप बैठे हैं, इससे चंद कदमों के फासले पर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ना सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना वहाँ पे गैस का कोई कनेक्शन है, ना दीगर कोई कनेक्शन है, और लोगों ने करोड़ों रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं और अब मुंतज़िर हैं कि इसके ऊपर कोई काम हो तो जनाब आकर यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की जाए। ये सूरत हाल शहर कराची के अंदर है। अब देखें यासर, अभी महंगाई इस हद तक पहुँच गई है, लोग अब किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब किराया अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको अगर सर छुपाने की कोई भी जगह मिलती है ना, तो उनको इस चीज से सरोकार नहीं है। मतलब वो समझ लें कि कफन बांधा हुआ है, ऐसा ही। और उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं, मर तो वैसे ही रहे। अब इसमें एक चांस है कि हो सकता है कोई हमें कोई सांस मिल जाए या ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो बेचारे चांस ले लेते हैं। तो उसमें
वो आवाम तो जब मजबूर हो जाती है तो वो तो किसी भी हद तक जो है ना रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस वक्त हर लोग रिस्क ले रहे हैं। मतलब हम उस मुल्क में नहीं है कि हमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि हम फिर उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना अपना काम सोच रहे हैं कि हम अपनी तरीके से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे रिहाइश कर सकते हैं। अब कोई उनको उम्मीद दिलाता है कि भाई इतने पैसे दे दो आपका घर बन जाएगा, वो पैसे भी लोग लेके चले जाते हैं। अब ये बताएं कि ये तो कम से कम उनका तो ख्याल कर लो कि किस मेहनत से पैसे कमा के वो चीज़ खरीद रहा है। तो रियल एस्टेट में मतलब और फिर इनके पास चेक एंड बैलेंस ऐसा रखें कि कम से कम इदारे जो है ना उनके पैसों की सेफ्टी प्रोवाइड करें। कोई ऐसा इदारा बनाए कि उनके पैसे जो है एस्क्रो अकाउंट में रखवा दें कि उनके पैसे बच जाए। देखिए सरमाएदार के पैसे चले जाएंगे तो उसके पास बड़े बड़े वकील है वो तो निकाल लेगा। ये जो गरीब आवाम है हमारे यहाँ ज्यादातर जो है ना गरीब आवाम है, मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ से सौदा करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कितना फायदा है। बहुत खूब। आप अल्लाह मियाँ से फायदा नहीं कर, अल्लाह मियाँ से सौदा नहीं कर रहे, आप बड़े लोगों को तो जो है ना उसके अंदर डिस्काउंट भी दे देंगे क्योंकि उसको पता है ये आपके हलक में पैसे हाथ डाल के पैसे निकाल लेंगे, उसके साथ आप बहुत रियायत करेंगे। जो आदमी आपसे लड़ नहीं सकता, जो अपने पैसे वापस आपसे निकलवा नहीं सकता, तो भाई उसके साथ भी एक ताकत है बहुत बड़ी, बहुत वो इससे ज्यादा पैसे निकलवाना जानती है। ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे पास कुछ दिन पहले भी इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मैंने किया था, एक कंपनी का इसी हवाले से नाम सामने आया कि उन्होंने लोगों से पैसे जमा किए वो गाड़ियों के नाम पे कि आपको गाड़ी जो है वो दे देंगे। अब तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट की सहूलत, जैसे शहर के मसाइल पे बात हो रही है ना, अब लोग ना चाहते हुए भी क्योंकि कोई सवारी नहीं है, अब दफ्तर आना जाना है या बच्चों को अगर स्कूल छोड़ना है या कहीं पे भी अगर जाना है तो उसके लिए आपके पास सवारी होनी चाहिए। अगर बड़े शहरों की जब हम मिसाल देते हैं, आप तो खैर अभी मिडल ईस्ट में और पता नहीं दुनिया में आपने कहाँ का अपनी इन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एक निज़ाम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि ज़ाती गाड़ी ना रखी जाए और अगर है तो चलाने की ज़रूरत कम से कम उसको पेश आए। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि लोगों ने पैसे उधार लेके, बैंक से कर्जा लेके कंपनी को दिए और वो जनाब पैसे लेके गायब हो गए। अब सूरत हाल ये है इस शहर के अंदर, आप उसके ऊपर भी जैसा भी आपने कहा कि जो कमज़ोर होगा वो कैसे आवाज़ उठाएगा, कैसे अपनी जो है वो पैसे की रिकवरी करेगा, और उसकी आधी ज़िंदगी पहले पैसे जोड़ने में हो जाती है, फिर बाकी मानदा जो ज़िंदगी है वो उसको निकलवाने में हो जाती है। तो ये इस शहर के मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी आप ज़रूर कुछ कहिए, क्योंकि जैसा भी मिडल ईस्ट की बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसा हम यहाँ से लोग जा रहे हैं ना, उसके लिए मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए, फिर मैं एक दो और चीज़ें हैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। जी या सर, वो ये जो सो कॉल्ड जो माफिया है ना हमारे यहाँ, जो इसको मैं माफिया इसलिए कहूँगा कि यहाँ पर सारे बिल्डर ऐसे नहीं है मगर उसमें कुछ काली भेड़ें मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे और वो लोगों दूसरे जो अच्छे ब्रांडेड जो बिल्डर हैं उनसे ज्यादा फैसिलिटी देने दिखाते हैं कि हम आपको ज्यादा फैसिलिटी दें, तो गरीब तबका जो है ना वो तो फौरन जाएगा, अपनी अट्रैक्शन मिलता है कि चले भाई हमें यहाँ से रिलीफ मिल रहा है तो हमारा घर बन जाएगा, वो उनके धोखे में आ जाते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लालच में ना जाएं, धोखे में ना जाएं, आप अपना जो टाइटल है वो चेक करें, अपनी उसकी सबसे पहले जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सेफ्टी देखें। मैं बार बार सेफ्टी के ऊपर बात करता हूँ कि सेफ्टी देखें, अपने असल पैसों की सेफ्टी देखें। ये नफा नुकसान बात की बात है जी। उसको आप देखेंगे तो फिर आप इन चीजों से बच सकते हैं। उनको ऐसे ही लोग चाहिए और वो ऐसी जगह पे प्लॉट लेते हैं जहाँ पे प्लॉट कोई खरीदता नहीं है, और वो प्लॉट जिसका बिक नहीं रही हो, जिसका प्लॉट बिक नहीं रहा होता, वो उनको कहते हैं भाई आप हमें 2-3 साल में पैसे दे देना, अभी आप हमारे को 10% दे दें, 20% दे दें, तो उसका भी माल नहीं बिक रहा होता है। ये वहाँ पे एक ऐसा खूबसूरत टावर दिखाता है कि यार है तो छोटी सी आबादी, अब वहाँ पे इतना बड़ा टावर आएगा, लोग ख्वाब में देखते हैं कि यार हमारे इलाके में भी बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसने तो 1 रुपया नहीं लगाया, उसने 10-15% दे दिया, और वो तो उनको 2-4 दिन में लाइन लगा के बच्चे लोग पैसे दे के चले जाते हैं। अब वो अपना उनसे पैसे कैश करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये भी एक तरीक़ेकार है पैसे कमाने का, वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि यार कौन से लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब उस जगह पे बिल्डिंग इतनी खूबसूरत दिखा दोगे कि भाई अब वो बुर्ज खलीफा बनने वाला इधर, तो लोग तो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें बेचारे फंस जाते हैं, बाद में तो फिर कोई पुरसाने हल नहीं होता उस जगह का, बीच में स्टे हो जाता है, रुक जाती है, 10-20 साल लोग ख्वार होते हैं, बोलते हैं भाई हमारे असल पैसे दे दो, बड़े मसले हैं। तो कम अज कम लोगों को चाहिए कि अगर लालच के किसी काम में भी जाएंगे उनका नुकसान होगा, लालच में ना जाए। सबसे पहले चाहे
1 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, अपने असल पैसे की हिफाजत पहले देखें कहाँ पर है, उसके बाद इन्वेस्ट करें। अब आपने कहा था मिडिल ईस्ट की बात, हाँ ज़रा इस तरफ आइए ना। ओवरसीज़ बड़े आजकल सवाल कर रहे हैं और पाकिस्तान से भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो ऐसा है कि शहर से बाहर स्कीमें हैं, उसमें पैसा डाल दिया, लेकिन वो बेचारे इतना उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं कि अब उससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आप भी एग्रीड करेंगे, मैं अगर आपको एक निशानदेही कहूँ कि मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ या जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं करना चाहिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट ना। रियल एस्टेट में तो खास तौर पे ना। मैं रियल इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, वजह भी बता दीजिए। वजह इसलिए कि देखें, ये कभी आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, बिल्कुल ऐसा ही, पासपोर्ट नहीं देंगे, आपको राइट कभी नहीं होगा। आप शहरी वहाँ के नहीं है तो अब लोग बड़े बड़े लोग डॉक्टर्स होते हैं, पीएचडी किए हुए होते हैं, काबिल तरीन लोग होते हैं, जाके वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं? नहीं, हमें रेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने कहा रेंट भी मिल रहा है, अगर कल यहाँ पे जो आपका फ्री होल्ड होता है ना, जो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ फ्री होल्ड नहीं होता वहाँ पर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना सेल कर सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ का लोकल मुकामी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ्री होल्ड करना ये भी गवर्नमेंट के हाथ में उनकी, उनको पता है कब तक हमें लोगों की सरमायाकारी करवानी है, जब तक फ्री होल्ड खोल दिया। जिस दिन उन्होंने फ्री होल्ड खत्म कर दिया, वहां की प्रॉपर्टी आप सेल भी नहीं कर सकते, परचेज भी नहीं कर सकते। फिर वो प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है ना सिर्फ लोकल खरीद सकता है या लोकल बेच सकता है। आप कहाँ खड़े हैं? मेरे एक दोस्त ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2.5 मिलियन की शारजा में, 6 महीने के लिए। कॉर्निश पे एक जगह है, कॉर्निश शारजा में, वहां पर 6 महीने के लिए उन्होंने उस जगह को फ्री होल्ड कर दिया। तो वहां पे लोगों ने कहा कि यार अभी दुबई तो बहुत दूर पड़ता है, ये सही है, सस्ता भी है, यहाँ पर 2.5 मिलियन का ले लें, हमें किराए से बच जाएंगे। उसने अपार्टमेंट ले लिया। 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड खत्म हो गया, उस पर लोकल के पास चली गई। वही साहब जो है वो अपार्टमेंट जब बेचने के लिए गए तो 5 लाख रुपए का बामुश्किल बिका, तो 2 मिलियन का उनको नुकसान हो गया। तो आप मुझे बताएं कि ये मैं इसलिए बचाना चाह रहा हूँ लोगों को कि जब ये शारजा में 6 महीने के बाद जब ये फ्री होल्ड खत्म हो सकता है, तो ये पूरे दुबई में भी किसी दिन भी फ्री होल्ड खत्म हो जाएगा। हो सकता है। वेरी राइट। अच्छा रोशन साहब, इसके ऊपर मजीद ज़रा गुफ्तगू की जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जैसे बात हो रही है, बड़ी काम की बात आपने बताई है, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ज़रा ब्रेक के तरफ जाना होगा। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शहर कराची के अंदर भी कुछ इसी किस्म के नौयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मसाइल के हवाले से, शहरी इलाकों के जो मसाइल हैं, बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब यहाँ जो पैगामात कुछ देर पहले भी मौसूल हुए और इससे पहले भी हमें पैगामात आते रहे हैं आपके, उसमें हमेशा कहा जाता है कि आप पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात कीजिए। यकीन कीजिए कि जो मसाइल हैं वो कराची से लेकर खैबर और पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े इलाकों के कमोबेश एक जैसे ही मसाइल हैं। वही पानी का मसला, वही लोड शेडिंग का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, ये पूरे पाकिस्तान में मसाइल यकसा हैं। यहाँ पर बात करने का मकसद ये होता है, या बिलखुसूस शहर कराची की बात करने का मकसद ये होता है कि ये सबसे बड़ा शहर है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर मुकीम है। लेकिन जब इस शहर में ही अगर इस तरह की जो बुनियादी सहूलतें आम आदमी को मैसर नहीं होंगी, तो आप सोचिए फिर ये कैसे मुमकिन होगा। जब यहाँ पर ये अपना काम जिम्मेदारी के साथ करना शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा जो है वसी होता जाएगा। लेकिन यहाँ इससे पहले भी जो मामलात होते रहे हैं, ख़ास तौर पर बल्दियाती कामों के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है हर दौर में, कहीं ना कहीं छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जो वो लगते रहे, लेकिन यहाँ इस शहर की जो बात हो रही है उसको यकसर नज़रअंदाज किया गया। अब यहाँ पे सूबाई हुकूमत मौजूद है, 14 साल से ज़्यादा का तकरीबन इसको हो चुका है, लेकिन मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है, कमी किसी सूरत नहीं आई है। तो इससे बड़ा और अलमिया क्या हो सकता है?
बहरहाल मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे हमारे मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली साहब तशरीफ़ फरमाएँ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल के हवाले से। रोशन साहब, अब मसाइल की जैसे भी बात हो रही थी, अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने कुछ देर पहले वो किया, ये कि हमारा फेवरेट टॉपिक जो है वो बन गया और लोग इसको सुनना भी चाहते हैं। ख़ासतौर पर रियल इस्टेट में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पिछले दिनों एक्सपो सेंटर जाने का इत्तेफाक हुआ, देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम्स जो है वो लोगों के लिए अनाउंस की जा रही हैं। लेकिन अगेन अब बात यह है कि जब यहाँ पर मैं फिर कहता हूँ जैसे नस्ला टावर का वाक़या हुआ है, ये एनओसीज़ जब इस तरह के इलाकों में दी जाती हैं तो फिर लोग थोड़ा सा मोहतात हो जाते हैं, फिर लोग इन्वेस्ट करते वक्त जो है वो सोचते हैं कैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। अब वो तो जैसे भी आपने बताया कि लोग अपना बिना सोचे समझे मिडिल ईस्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये जो बातें आपने बताई हैं उसको यकीनन जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से करोड़ों नहीं अरबों रुपए का लोग नुकसान कर रहे हैं। फरमाइए कैसे मसाइल हल हों। मैं हाथ जोड़ के ओवरसीज पाकिस्तानी से और जो मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, मगर मैं उनको मासूम कहूँगा, बहुत मासूम है वो बज़ाहिर अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, मेरे हिसाब से वो अक्लमंद नहीं है। मैंने पहले माफ़ी मांगी जी ठीक, क्योंकि वो ज़ाहिर तालीम हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फील्ड में भी एक्सपीरियंस हासिल हो जाए। जो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है उसको सोचें। आप सिर्फ ये देखते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ बुनियादी सहूलतें आपको दी जा रही है। बुनियादी सहूलत आपका पासपोर्ट है, वो आपको मिलता नहीं है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप उस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे पासपोर्ट है। और मेरे ख्याल में जब आप लोग नाकदरे हैं, जब आपके पास पाकिस्तान जैसी सहूलत मौजूद है, देखें ये पाकिस्तान जो है ना वो जिस नाम पे बना है ये इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। बेशक। और ये पाकिस्तान जो है ना वो लोग जिसको बुरा समझते हैं उनको एक दिन एहसास होगा कि हमने जिसको बुरा समझा वही सही मुल्क था। बिल्कुल ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये लोगों को भी इसकी कदर अभी नहीं है, आपने सही कहा बिल्कुल। और लोग अपने बच्चों को ही बातों में आके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बाहर के, हमारे बच्चे बाहर हैं। भाई बाहर वालों की भी कोई, बाहर वालों ने अगर आपको वेलकम किया है तो आपकी शक्ल देख के नहीं किया, बहुत खूब, ऐसा ही है, आपको किसी वजह से किया है, किसी वजह से किया। वो जिसके पास भी पैसा है वो अप्लाई करेगा, उसको देंगे। एक मुर्गी वाला, उसकी तालीम नहीं है, उसके पास पैसा बहुत है, वो अप्लाई करेगा, उसको वीजा भी मिलेगा, उसको नेशनलिटी भी देंगे, उसको बोलेंगे आप ये काम वहाँ करें। वो तो चाहते हैं जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, जिसके पास काबिलियत है, वो जाए जाके वहाँ इन्वेस्ट करे। वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ये खैरख्वाह जो है ना हमारा, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बावजूद भी ये मुल्क आपका खैरख्वाह है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस मुल्क के साथ बेवफाई ना करें। ये मुल्क आपको फिर इंशाल्लाह पना देगा जब पूरी दुनिया आपको निकाल देगी ना। ये अपने, इसका दिल इतना बड़ा है इस पाकिस्तान का, ये फिर आपको गले लगाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल तो आप इसको जो है ना सोतेले वाला सलूक ना करें। इसका हम जैसे लोग भी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क को छोड़ के जाना नहीं चाहते। सबके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जा सकते हैं, मगर हम भी इस मुल्क के अंदर हैं। ठीक है, अप डाउन हर मुल्कों में होता है। तो आप इसको सही करने की तरफ जाएं, ना कि इसका रास्ता ये अख्तियार ना करें कि आप छोड़ के चले जाएं। तो फिर तो आप मुल्क को खुद भी, आप भी हिस्सेदार हो गए मुल्क को खोखला करने में। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ही है कि इसको समझने की जरूरत है। और जी बात कर रहा था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मिडिल ईस्ट में, उनको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि खुदारा सोचें इसके ऊपर कि जब तक पासपोर्ट नहीं है, आपका राइट नहीं है, आप जो वीज़ा मिलता है उस वीज़े को आप अपने अख्तियार मत समझें, ना समझें। बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि ये सब कुछ समझ के इसके ऊपर, और फिर 30 साल, अच्छा अट्रैक्शन भी बड़ी उन्होंने डाल दी ना। अब 30 साल के लिए आपको उन्होंने जो है वो वीज़ा जारी कर दिया, ये तो लोग समझते हैं कि शायद 30 साल हो गए तो बाकी मानदा ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, वो रिन्यू का चक्कर और ये नहीं होगा। लेकिन वो जो बुनियादी इख्तियारात होते हैं उससे वो महरूम ही रहेंगे। शायद ये बात जब आप मुझे बताएं कि 6 महीने के लिए फ्री होल्ड खुलता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक एग्जांपल मैं दे चुका हूं कि 2.5 मिलियन की चीज सिर्फ जो है ना 5 लाख रुपए की बिकती है और 2 मिलियन का नुकसान होता है आज से 15 साल पहले जी। और उन्होंने एक एग्जांपल बता दी कि देखें फ्री होल्ड होता है और फिर हम खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा कि दुबई में भी कभी भी फ्री होल्ड खत्म होगा? ये जब तक इनका रेगिस्तान आबाद नहीं होगा ये फ्री होल्ड खोल के रखेंगे। जिस वक्त ये रेगिस्तान आबाद हो जाएगा ये आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। फिर ये प्रॉपर्टी जिन्होंने ये इस्तेमाल हो रहे, जिनके हाथों में ये अरब कंट्रीज, ये जिन ताकतों के साथ इस्तेमाल होकर ये डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ये मास्टरमाइंड लोग हैं। ये जब डेवलप हो जाएगा तो ये उनको वहां के लोकल को भी नहीं पहचानेंगे जी।
और ये एग्रीमेंट अंदर से हो चुके हैं। ये मेरी और हमारे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के लोग जो बेवकूफ बन के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो बेसिकली दुबई को या अपना अरब कंट्रीज को डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के बाद ये सिर्फ डेवलपर हैं, बिल्कुल ऐसा इनके पास ना इनके पैसे से डेवलप किया जा रहा है, पैसे से डेवलप होगा, इनके पैसे इनको वापस भी नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे फ्री होल्ड खत्म हो गया। जब फ्री होल्ड खत्म हो जाएगा तो फिर अब लोकल को बेचें। लोकल के पास तो वैसे 10-10 मकान पड़े हुए हैं, उनको वो तो कहते हैं एक शादी करो एक मकान आपको गिफ्ट देंगे, तो उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी होगी वो खरीदेंगे ही नहीं। वो तो कहेंगे भाई ठीक है हम वैसे ही दे दो, फ्री में दे दो और आपको देना पड़ेगा। अच्छा फिर आपके पास क्या पासपोर्ट है कि आपको कोई रोक नहीं सकता जाने से, आपका वीजा खत्म कर देंगे, आप जा ही नहीं सकते, मुल्क में नहीं जा सकते, फिर प्रॉपर्टी कहाँ गई। तो ये सिर्फ समझने की जरूरत है। लोग अभी इतनी डीपली सोचते नहीं, वक्ती फायदा सोचते हैं कि हमें इतना फायदा है कि जहाँ जाते हैं एसी चल रहा है, जहाँ जाते हैं मॉल के अंदर हमारे को सहूलतें हैं, जहाँ देखें ट्रेनें चल रही हैं फलाना, ये सहूलतें दिखा के तो पैसे आपसे ले। अच्छा एक चीज़ और अट्रैक्शन उनकी नज़र में होती है, वो ये कि रेंटल इनकम आ रही है, चलें उससे हमारा काम चल रहा है, शायद यही अट्रैक्शन उसको देखते हुए जो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि कैसे समझाया जाए, वो काम यहाँ पर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? मैं मिसालें दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रेंटल यहाँ मिलता है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रेंटल मिलता है। वहाँ पर जो एप्रिसिएशन जो होती है वो सिर्फ करेंसी के अंदर होती है। तो वो करेंसी में अगर यहाँ नहीं होती, मगर मैं समझता हूँ कि अगर रियल एस्टेट पे बात करेंगे तो मैं आपको मिसाल देकर उससे ज्यादा प्रूफ कर सकता हूँ कि आपको यहाँ से ज्यादा अपॉर्चुनिटी से ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, कमर्शियल की बिल्डिंग्स बनाएं। अब कमर्शियल में भी दो किस्म की कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि बैक साइड की होती है, जो मेन रोड की नहीं होती, वहाँ आपको रेंटल कम मिलेगा। अब डिमांड एंड सप्लाई की बात आती है, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी मेन रोड पे लें। मेन रोड पे लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं और पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश होती है, बल्कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मेन रोड पे लें। तो वहाँ का रेंट आपको जो है ना 0.5% से भी ज्यादा मिलेगा। और आप हिसाब लगा लें कि अगर आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उसका 0.5 के हिसाब से आपको रेंट मिलेगा। जबकि आप अगर यही इन्वेस्टमेंट आप रेजिडेंशियल में करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा। आसान सा हिसाब है, बिल्कुल। ये तो बहुत सीधी प्लस बेंगलोर जितना पुराना होता जाएगा वो डिवैल्यू होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी जितनी पुरानी होगी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। लोगों की समझ में नहीं आता, मेरी तो समझ से बाहर है। बोलते हैं नहीं 5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल रहा है फेजेट में, ले लो भाई, ले लो भाई। 10 करोड़ का प्लॉट मेन रोड पे कमर्शियल का ले लो, ये 50 करोड़ का हो जाएगा 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। तो ये इतनी छोटी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती और बनते बहुत अक्लमंद है। ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मसला है कि वो अपनी तौर से बड़ी कोशिश करते हैं मामलात को कि वो समझते हैं, लेकिन नुकसान फिर यहीं पर होता है। अच्छा, अब वो जो शहर से बाहर की स्कीम है उसके अंदर भी कुछ इस तरह की अट्रैक्शन है, वहाँ पे भी वो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है, टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी बहुत सारे लोग इस बारे में बात जब हमसे भी करते हैं तो हम इसके बारे में कुछ हतमी बात नहीं की जा सकती, मैं कम से कम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब इन्वेस्टमेंट आप किसी की करवाते हैं या करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है कि आपने ये चेकलिस्ट होती है कि ये देखें कि लीज़ का मसला तो नहीं है और दीगर मसाइल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा भी आपने कहा कि एक जुम्बिश कलम के ज़रिए कानून बन गया और फिर आपको उससे हाथ धोने पड़े। ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जाके इन्वेस्ट किया जाता है। अब बताइए, सूरत हाल यही है कि जो सबसे आसान जो एक आम आदमी के लिए है वो शहर से बाहर है, लेकिन वहाँ पे कोई खातिर खा फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। जी देखिए, मैं तो वो लोगों की बात इसलिए नहीं करूंगा, मैं ये कहता हूँ कि जो भी आदमी अपना जिस प्रोफेशन में है वो अपना फर्ज जो है ना वो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अदा करे तो उसमें बहुत बरकत होगी। और अगर कोई इंसान अगर आप पे ट्रस्ट करता है तो आप उसको हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि उसको फायदा पहुंचाए। उससे उम्मीद मत रखें कि वो आपको फायदा पहुंचाएगा, उसको फायदा पहुंचाए और उम्मीद आप अल्लाह से रखें और अल्लाह आपको उससे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और आप मतलब कोई ऐसा आपके पास चलकर आ रहे हैं तो अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, उसका ख्याल करें, उसकी जो सेफ्टी है वो उसको प्रोवाइड करें और मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट आपको दुनिया में बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। और कराची के बाहर मैंने फिर बताया, लालच में इंसान जाके ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है। ये लालच ये है कि दुबई को जब जाके देखते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहाँ इतना खूबसूरत नजर आता है, इतना खूबसूरत नजर आता है, लोगों का चाहता है दिल के यार ये लेके इसको रेंट पे दे दो, इसके आफ्टर इफेक्ट किसी को पता ही नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो दुनिया का दस्तूर है, मार्केटिंग कंपनी का दस्तूर है कि जब तक कोई चीज इतनी अच्छी तरीके से शो ऑफ नहीं की जाएगी वो बिकेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है।
मगर लोग जो है ना वो हालांकि एक मरतबा ये नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं 2007 में। जी ऐसा ही आप देख चुके हैं लोग जो है ना रोडों पे आ गए थे, बिल्कुल ऐसा ही 2005 में। आज फिर दोबारा मैं अभी होकर आया हूँ दुबई, तो उसमें मैं देख चुका हूँ कि वहाँ पे फिर दोबारा वही वाला सिलसिला शुरू हो गया खरीदो फरोख्त का। जी जी। एक मोरक्कन लड़की बोल रही है आप परचेज कर ले यहाँ पे। मैंने क्यों? बोले नहीं, वार शुरू हो गई ना, देखें यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मैंने बोला भाई मैं तो घूमने फिरने आया हूँ, मैं तो खैर उससे चला गया। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा लोगों को इसमें, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ और सिर्फ पाकिस्तानी को बताना चाह रहा हूँ कि आप बाहर बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, चाहे कितने खूबसूरत मुल्क है, कितनी फैसिलिटीज आपका पासपोर्ट है, तब भी ना करें। इस पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल ठीक है। ये फकीर को अब बादशाह बना देता है ये बिल्कुल ठीक है, और हमने बनते हुए देखे बादशाह यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। रोशन साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने वक्त दिया, बड़े काम की बातें आपने बताई, और यकीनन जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं जो सवालात भेजते हैं उनको यकीनन अब ये बात काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज अच्छी जगह सिर्फ पाकिस्तान ही है। दो के बहुत सारे मसाइल यकीनन हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी सहूलत है। ये तो एक छोटी सी बात है, हमने और दीगर मसाइल के हवाले से बात की है, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शहर के हवाले से जो मसाइल हैं कितने ज़्यादा हैं, एक नशिस्त में उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करना यकीनन आसान काम नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे चल के इन मसाइल पर गुफ्तगू होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी नवाजिश के आपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें मौका दिया, बुलाया, आपने उजागर किया इस पूरे मसाइल को, और हमें मौका दिया उसके ऊपर अपना तजिया पेश करने का। तो अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जनाब, ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जो आपकी सेहत के हवाले से सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।